हेलो एवरीवन। सर। उनसे बात हुई अभी? नहीं हुई? रिप्लाई नहीं दिया, मेरे अच्छा, को रिप्लाई लगता है नहीं ज्वाइन दिया। करेगी वो। हाँ, हो सकता है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं फिर। हमारा जो कैपिटल गेन का है, थर्ड क्लास है। हम्म, तो इसमें जैसे फर्स्ट एंड सेकंड में हमने ओवरऑल कैपिटल गेन को रीड कर लिया था। और लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पशन को भी देखा था अंडर सेक्शन 54। अभी हम टू एग्जाम्पशन को आज चेक करेंगे। और उसके बाद कुछ प्रोविजंस और चेक करेंगे जो ट्रांसफ़र ऑफ असेट से रिलेटेड है। तो चलिए अभी चेक करते हैं। ये स्लाइड रीडेबल है सबको? जी सर। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमने एग्जाम्पशन चेक किया था कल अंडर सेक्शन 54। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो हमको अगर न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो हमको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो उसका एक छोटा सा वो चेक कर लेते हैं। एक समरी है। उसमें देखिए हमने सेक्शन 54 हमने रीड किया था लास्ट क्लास में। इसमें हु कैन क्लेम द एग्जाम्पशन, ये एग्जाम्पशन कौन क्लेम कर सकता है? तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल एच है वही हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। तो इंडिविजुअल और एच को एग्जाम्पशन मिलेगी। अगर कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। और असेट सोल्ड या ट्रांसफर, कौन सी असेट ट्रांसफर हुई है? अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर हुई है तभी एग्जाम्पशन मिलेगी। और होल्डिंग पीरियड ऑफ ओरिजिनल असेट्स, तो ओरिजिनल असेट्स की होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए? मिनिमम 2 ईयर होना चाहिए। और न्यू असेट्स टू बी एक्वायर्ड, हमको न्यू असेट्स कौन सी एक्वायर्ड करनी है? हमको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही एक्वायर करनी है। ऐसा नहीं है कि हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करके कोई हमने ओनली बस लैंड में डाल दिया है या फिर हमने ज्वेलरी परचेज कर लिया है। हमको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के या तो कंस्ट्रक्शन करना है या फिर परचेज करनी है। और इसकी टाइम लिमिट कितनी रहेगी? जिस टाइम जो सेल हुई है उसके 1 ईयर के अंदर, 1 ईयर पहले भी हम उसको परचेज कर सकते हैं न्यू हाउस प्रॉपर्टी, या फिर नेक्स्ट 2 ईयर में उसको परचेज कर सकते हैं। और अगर हमको कंस्ट्रक्शन करना है तो नेक्स्ट 3 ईयर तक हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा। और एग्जाम्पशन अमाउंट कितना मिलेगा? एग्जाम्पशन अमाउंट अगर हम हमारा कैपिटल गेन मान लीजिए अगर 50 लाख हुआ है और हमने 40 लाख का रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया तो हमको 40 लाख का ही एग्जाम्पशन मिलेगा। अगर हमने कैपिटल गेन से ज़्यादा परचेज किया तो हमको कैपिटल गेन तक का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ये हमारा रिवीजन है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी हम ये सेक्शंस देखेंगे, सेक्शन 54 EC और सेक्शन 54F। ये देखिए हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 54EC। इफ द कैपिटल गेन इज इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट्स ऑफ NHAI और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने कोई सेल किया है, कोई भी कैपिटल असेट सेल किया है, ठीक है, कोई भी कैपिटल असेट्स अगर हमने सेल किया है और हमने एक स्पेसिफाइड बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट कर दिया है। पहले तो हमने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट किया था। बट यहाँ पर क्या अप्लीकेबल है? कोई भी अगर कैपिटल असेट्स है, वो चाहे गोल्ड हो या हाउस प्रॉपर्टी हो या कोई भी हो, ठीक है, उसको अगर हमने कोई बॉन्ड्स में डाल दिया है, ठीक है, अगर हमने इसको कोई भी बॉन्ड, अब कौन सा बॉन्ड उसमें है? NHAI बॉन्ड या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC वाले बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है? एनी एसेसी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन, इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए कोई भी एसेसी एलिजिबल है, वो चाहे इंडिविजुअल हो, HUF हो, कंपनी हो, फर्म हो, कोई भी हो सकता है। देयर शुड बी ए ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स का ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है, बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ और
डेप्रिसिएबल असेट्स, कोई भी डेप्रिसिएबल असेट्स हो। और क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशन, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 लाख तक हमको एग्जाम्पशन मिलता है इसका। जैसे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में जो हमने लास्ट सेक्शन में देखा था, उसमें कोई एग्जाम्पशन की लिमिट नहीं थी, ठीक है। जितना भी हमको कैपिटल गेन हुआ है मैक्सिमम वहाँ तक हमको एग्जाम्पशन मिल सकता था। बट अगर हमको यहाँ पर कैपिटल गेन, अगर ओरिजिनल कैपिटल असेट से कोई भी कैपिटल गेन अगर हमको हो रहा है, अगर वो 60 लाख का हो रहा है, ठीक है, और हमने 60 लाख के न्यू बॉन्ड ले लिए, और कौन से बॉन्ड, NHAI वाले बॉन्ड या REC वाले बॉन्ड, तो हमको मैक्सिमम 50 लाख तक ही एग्जाम्पशन मिलेगी। और ये द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन शुड बी इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट्स। और लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट्स क्या है, बॉन्ड रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर इशूड बाई NHAI और RECL और एनी अदर बॉन्ड स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये अगर NHAI या RECL वाले बॉन्ड है, या फिर कोई भी और बॉन्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड करे, जो मिनिमम 5 ईयर की उसकी वो हो, रिडीमेबल लाइफ हो, तो हम अगर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं कैपिटल गेन को, तो हमको ये इन्वेस्टमेंट से हमको 50 लाख तक की मैक्सिमम एग्जाम्पशन मिल जाएगी। और ये हमको इन्वेस्टमेंट कब करना है, द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। हमको 6 मंथ के अंदर ये इन्वेस्ट करना है। अब हमने लास्ट सेक्शन में देखो क्या देखा था, हमको जो सेल वैल्यू थी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की, जो सेल वैल्यू थी वो हमको न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में कब सेल करना था, कब इन्वेस्ट करना था, हमको वो इन्वेस्ट करना था विद इन 2 ईयर या 3 ईयर या बिफोर 1 ईयर। बट इस वाले केस में 6 मंथ लिखा हुआ है, मतलब हमारे पास बहुत कम टाइम है इसमें। उसके बाद अगर हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, तो इन्वेस्ट करने के बाद हमको मिनिमम 5 ईयर तक उसको रखना है। हम मतलब 5 ईयर से पहले अगर हम उसको सेल कर देते हैं, तो हमको वो जितना भी एग्जाम्पशन मिला है वो रिवर्स हो जाएगा और उस पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। इसकी एक रिवीजन ले लेते हैं, फिर से इसे कंपेयर करते हैं जो अभी हमने सेक्शन 54 EC अभी रीड किया है। 54 EC में देखिए हमने क्या देखा है कि हु कैन क्लेम द एग्जाम्पशन। 54 में एग्जाम्पशन कौन क्लेम कर सकता था, इंडिविजुअल और HUF क्लेम कर सकते थे। इसमें एनी पर्सन, कोई भी पर्सन क्लेम कर सकता है इसमें एग्जाम्पशन। और असेट्स और सोल्ड ट्रांसफर्ड 54 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल था ओनली, और ये एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स पे एप्लीकेबल है। उसके बाद नेक्स्ट है होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड ओरिजिनल असेट्स का कितना होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर और 2 ईयर। और न्यू असेट्स टू बी अक्वायर्ड, न्यू असेट्स हमको कौन सी अक्वायर्ड करनी है, सेक्शन 54 में रेजिडेंशियल हाउस करना है, और सेक्शन 54 EC में नोटिफाइड बॉन्ड्स में हमको इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद टाइम लिमिट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास कितना टाइम है। सेक्शन 54 में हमारे पास 1 ईयर बिफोर, मतलब ये सेल था कि जिस टाइम हमने सेल किया उससे 1 साल पहले तक हम कर सकते थे, या 2 ईयर के बाद तक हमको करना है, या 3 ईयर में कंस्ट्रक्शन करना है। बट इस वाले केस में देखिए हमारे पास बस 6 मंथ ही है, 6 मंथ के अंदर ही हमको बॉन्ड्स परचेज करने हैं। उसके बाद एग्जाम्पशन अमाउंट, तो एग्जाम्पशन अमाउंट हमारे सेक्शन 54 में कोई भी लिमिट नहीं थी, बट इसमें 50 लाख तक की लिमिट है, 50 लाख तक ही हम एग्जाम्पशन ले सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन आता है गेन फ्रॉम द सेल ऑफ एन असेट्स अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट वाले में क्या था, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, सेकंड वाले में एनी असेट्स था, और थर्ड वाले में एनी असेट्स अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। मतलब इसमें रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और उससे अगर हमको कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म, तो हमको अगर फिर से उसको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए अंतर समझिए, फर्स्ट वाले सेक्शन में हमको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करके रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेनी है। सेकंड वाले सेक्शन में हमने क्या देखा है कि कोई भी एसेट्स को सेल करके हमको बॉन्ड्स लेने हैं, और थर्ड वाले में कोई भी एसेट्स छोड़ के रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को हमको फिर से रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेनी है।
ठीक है। और ये एग्जाम्पशन किसको मिलेगी, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी ओनली। और कैपिटल गेन शुड बी फ्रॉम ए सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट विच इज नॉट ए रेजिडेंशियल हाउस, मतलब कि हमने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट सेल किया, वो चाहे गोल्ड हो गया, ठीक है, या कोई लैंड हो गया ओनली, या कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, या कोई शेयर हो गया, कुछ भी हो गया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होना चाहिए छोड़ के रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को। और ट्रांसफर ऑफ प्लॉट इज आल्सो एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन, अगर हम प्लॉट का भी अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तब भी इसमें एग्जाम्पशन में आ जाएगा, क्योंकि वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। और क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, इसमें देखिए कोई भी लिमिट नहीं है। इसमें यही है कि कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, न्यू रेजिडेंशियल हाउस अगर सेल वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब कैपिटल गेन से ज़्यादा है, ठीक है, तो इंटायर कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अगर कैपिटल गेन मान लीजिए 50 लाख है, और न्यू रेजिडेंशियल हाउस अगर हम ले रहे हैं वो 60 लाख का ले रहे हैं, तो जितना भी कैपिटल गेन हुआ है 50 लाख, वो पूरा पूरा एग्जाम्पशन हो जाएगा। और इफ कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस सेल कंसिडरेशन से कम है, मतलब कैपिटल गेन जितना हुआ है, मान लो 50 लाख हुआ है, और न्यू रेजिडेंशियल हाउस की वैल्यू अगर कम है, मान लो 40 लाख है, तो जितना भी 40 लाख है वो हमको मिलेगा। द टैक्स पेयर शुड परचेज वन रेजिडेंशियल हाउस विद इन 1 ईयर, तो इसमें देखिए टाइम पीरियड वही है कि जो भी सेल है उससे 1 साल तक, 1 साल पहले तक, या फिर जो भी सेल हुआ है उससे 2 साल तक परचेज करना है, और या फिर 3 साल तक कंस्ट्रक्शन करना है, इसमें टाइम पीरियड वही है। और इसमें भी देखिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अप्लीकेबल होती है। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या बोलती है कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने तक हमने ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो हम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इसको डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हमको ये एग्जाम्पशन मिल जाएगी। और इसमें फर्स्ट रूल, मतलब इंपॉर्टेंट रूल ये है कि हमारे पास एक से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए। द टैक्स पेयर शुड नॉट ओन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अगर उसके बाद एक से ज़्यादा घर है तो ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। इसका चलो फिर से कंपेयर करते हैं। ये देखिए सेक्शन 54, सेक्शन 54 EC और सेक्शन 54 F जो अभी हमने रीड किया है। तो हु कैन क्लेम द एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन कौन क्लेम कर सकता है, इसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ कर सकता है। और असेट्स सोल्ड और ट्रांसफर, कोई भी असेट्स सोल्ड या ट्रांसफर हुई है कौन सी होनी चाहिए, इसमें लैंड, प्लॉट या कुछ भी हो सकता है, बट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और होल्डिंग पीरियड ऑफ ओरिजिनल असेट्स मिनिमम 2 ईयर होना चाहिए। और न्यू असेट्स टू बी एक्वायर, न्यू असेट्स है वो कौन सी हमको एक्वायर करनी है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी करनी है। और टाइम लिमिट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट देखिए सेम है, ये जो फर्स्ट वाला सेक्शन 54 और सेक्शन 54F, इसमें जो टाइम लिमिट है वो सेम है। उसके बाद एग्जाम्पशन अमाउंट, तो एग्जाम्पशन अमाउंट भी ये वाला और ये वाला सेम है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। तो 54 EC में जो 50 लाख की लिमिट थी, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। कोई डाउट है किसी को? मनीष जी, No. पीयूष जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने 2 एग्जाम्पशन अभी रीड किया है। अभी हम देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड है। मतलब कि ट्रांसफर अंडर सेक्शन 247, 2 मतलब 2 सब सेक्शन 47 में ट्रांसफर की डेफिनेशन दे रखी है फॉर कैपिटल गेन। तो उसमें देखिए क्या क्या इंक्लूड है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट में नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस के कौन से ट्रांसफर होते हैं। और सेकंड वाले में आता है स्पेशल केस वाले ट्रांसफर। ठीक है, नॉर्मल केस वाले ट्रांसफर में जैसे सेल ट्रांसफर, मतलब कि अगर मान लो एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो हम सेल कर रहे हैं, तो सेल से ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसका मतलब कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। उसके बाद एक्सचेंज, अगर मान लो वन हाउस प्रॉपर्टी से टू सेकंड हाउस प्रॉपर्टी अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब ये हम कैश में पेमेंट नहीं कर रहे या बैंक बैलेंस के थ्रू पेमेंट नहीं कर रहे, हमने उसको पेमेंट किया है एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट किया है, मतलब वन हाउस प्रॉपर्टी और सेकंड हाउस प्रॉपर्टी आपस में एक्सचेंज हुआ है, तभी ये ट्रांसफर माना जाएगा, वो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा।
और ये कैपिटल ट्रांस मतलब कि इस ये जो ट्रांसफ़र है ये देखिए टू पार्ट में डिवाइड होता है, टैक्सेबल ट्रांसफ़र, नॉन टैक्सेबल ट्रांसफ़र। अभी हम टैक्सेबल ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, ये ट्रांसफ़र तो है, नॉन टैक्सेबल ट्रांसफ़र भी ट्रांसफ़र है, बट ट्रांसफ़र हम अभी टैक्सेबल ट्रांसफ़र वाली बात करेंगे कि जो कैपिटल गेन में टैक्सेबल है। तो कैपिटल गेन में जो टैक्सेबल ट्रांसफ़र है वो टू पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है नॉर्मल केस और सेकंड है स्पेशल केस। तो नॉर्मल केस में फर्स्ट क्या आता है, सेल, सेकंड क्या आता है, एक्सचेंज, फिर थर्ड क्या आता है, कंपलसरी एक्विजिशन। कंपलसरी एक्विजिशन जैसे मान लो कई बार गांव में कोई भी वो होता है, एग्रीकल्चर लैंड होता है, और उसमें मान लो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि वहीं से अगर हाईवे निकलना है, रोड निकलनी है, ठीक है, या वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनना है, कुछ भी अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वो कंपलसरी एक्वायर कर लेती है और उसके एवज में उसको कंपनसेशन दे देती है, तो उसको कंपलसरी एक्विजिशन बोलते हैं। और ये भी ट्रांसफ़र माना जाएगा, वो कैपिटल ट्रांसफ़र है, टैक्सेबल ट्रांसफ़र है। उसके बाद रिलिंग्विशमेंट ऑफ असेट्स, कई बार हम अपने राइट्स हैं वो किसी को सेल कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी ने हमको राइट शेयर इशू किया है। राइट शेयर क्या होता है, जैसे मान लो शेयर की वैल्यू मार्केट में 100 रुपीज़ है, और मान लीजिए कंपनी ने एज ए एम्प्लॉय को एज ए बोनस की जगह शेयर पर सेल कर दिए हैं, और वो कम रेट में किया है, डिस्काउंटेड रेट पे किया है, मान लीजिए 60 रुपीज़ पे कर दिए हैं, ठीक है। बट कंपनी अगर एम्प्लॉय है उसको हो सकता है कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो वो क्या कर सकता है, उस जो राइट है उसको, जो राइट मिला ना 40 रुपीज़ डिस्काउंट वाला जो राइट मिला है, वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता हो। तो इस ट्रांसफ़र को भी कैपिटल ट्रांसफ़र बोलते हैं या टैक्सेबल ट्रांसफ़र बोलते हैं, इसको रिलिंग्विशमेंट ऑफ असेट्स बोलते हैं। उसके बाद सेकंड केस आता है स्पेशल केस में। स्पेशल केस में देखिए कौन कौन से केस आते हैं। इसमें फर्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी के पास ज्वेलरी है, ठीक है, ज्वेलरी उसके पास घर में है बहुत सारी, तो वो कैपिटल एसेट्स होगी। बट वो क्या करता है, वो ज्वेलरी का बिजनेस खोल लेता है, ठीक है, जो गांव में जिसको सुनार बोलते हैं, और वो घर पे जितनी भी ज्वेलरी पड़ी है उसको बिजनेस में ले लेता है एज ए स्टॉक की तरह। तो इसका क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। अब बाद में उसको वो सेल कर देगा। तब उसको वो सेल करता है, तो देखिए अगर वो सेल करेगा उसको, तो उसकी जो भी इनकम होगी वो उसकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हो जाएगी। बट जब कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड में जब कन्वर्ट हुआ है, तो उस वाले केस में उसका कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए कुछ प्रोविजंस हैं। इसमें देखिए इफ द कन्वर्टेड असेट्स इज नॉट सोल्ड इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन, मान लीजिए कि उसने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में उसने कन्वर्ट किया है कैपिटल एसेट्स को स्टॉक में। तो उस वाले केस में अगर उसका जो भी स्टॉक में कन्वर्ट हुआ है ज्वेलरी, वो अगर सेल नहीं हुई है, उसने आगे नहीं बेचा है कस्टमर को, तो उसमें कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। ये कैपिटल गेन अराइज तब होगा तब उसका जो स्टॉक इन ट्रेड है जब सेल हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल गेन कब अराइज होगा, तब उसका जो भी स्टॉक है सेल हो जाएगा। तो इफ द कन्वर्टेड असेट्स, जो भी असेट्स कन्वर्ट हुई है, मान लीजिए जो ज्वेलरी है, इज नॉट सोल्ड इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन, तो ईयर ऑफ कन्वर्जन कौन सा है, 22-23 है, तो 22-23 में कोई भी सेल नहीं हुआ है उसका ज्वेलरी, तो देयर विल बी नो कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। ईयर ऑफ कन्वर्जन में कोई भी इसमें नहीं हुआ है। सिंस देयर इज नो लिक्विडिटी जनरेशन, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उससे उसके पास कोई भी इनकम नहीं आई है। तो अगर इनकम आती तो वो कैपिटल गेन पे करता गवर्नमेंट को, बट उसके पास कोई भी लिक्विडिटी या कैश इन हैंड या कुछ भी नहीं आया है, तो इसलिए वो कैपिटल गेन पे नहीं कर सकता। और असेसिव विल बी ब्रॉट टू बोथ कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ कन्वर्टेड स्टॉक। इसमें लिखा ना, ईयर ऑफ सेल ऑफ कन्वर्टेड स्टॉक, जो भी कन्वर्टेड स्टॉक है जो जरूरी है, ठीक है, तो वो कौन से ईयर में सेल हुई है। अब मान लो अगले साल में वो सेल हो गई, तो जब भी अगले साल में वो सेल होगी तो उससे जो भी इनकम आएगी वो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी, और साथ में कैपिटल गेन की भी इनकम मानी जाएगी।
और कैपिटल गेन की इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखते हैं। ये देखिए, एक हमारे पास है असेट्स परचेज, हमने एक असेट्स परचेज किया है, मान लीजिए ज्वेलरी किया है, उसको हमने असेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इसको स्टॉक इन ट्रेड में हमने कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद असेट्स सोल हो गई, जो भी ज्वेलरी स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है वो बाद में सेल हो गई। तो जिस ईयर वो सेल हुई है, जिस साल वो सेल हुई है, तो बोथ कैपिटल गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन अप्लीकेबल, बिजनेस प्रोफेशन से जो भी मतलब ये प्रॉफिट हुआ है, वो साथ में कैपिटल गेन हुआ है, उन दोनों अराइज हो जाएगा जब वो सेल हुई है ज्वेलरी। तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होगी, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, हमको पहले फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, ये देखिए फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहाँ से आ रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस पीरियड। फेयर मार्केट वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी, कौन से साल की लेनी पड़ेगी, जब असेट्स कन्वर्ट हुई है। ठीक है, जिस साल में असेट्स कन्वर्ट हुई है उस साल की हमको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी, और साथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सा लेना है, तब वो परचेज हुई थी, तो ये तो सिंपल है, जिस टाइम वो परचेज हुई उसी टाइम की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी पड़ेगी। बट जो कंसिडरेशन कौन सा लेना पड़ेगा, कंसिडरेशन हमको जिस साल में जो सेल हुआ है वो नहीं लेना है, जिस साल में कन्वर्ट हुआ है वो हमको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है उसकी। और बिजनेस की इनकम कैसे होगी, जो भी उसकी सेल प्राइस होगी और माइनस कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी हुई उसकी, फेयर मार्केट वैल्यू। इसकी कॉस्ट तो ये होगी ना, फेयर मार्केट वैल्यू होगी कॉस्ट। अब सेकंड ऑप्शन क्या आता है, फर्स्ट ऑप्शन तो ये था कि अगर हम कोई भी कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं। अब सेकंड ऑप्शन आता है सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, उसमें सेक्शन है एक 53A। उसमें क्या बोलते हैं, कई बार जैसे ये होता है कि हम रजिस्ट्री का पैसा बचाने के लिए, अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी अगर सेल कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि वो रजिस्ट्री का पैसा लगे, तो हम उसकी रजिस्ट्री नहीं बनवाते हैं। ठीक है, और हम कोई भी डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर उसको, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट के थ्रू उसको सेल करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो उसमें थ्री कंडीशन अप्लीकेबल हो जाती है। अगर हम रजिस्ट्री नहीं भी करवाते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें थ्री बेसिक कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो उसको ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है, देयर शुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर रिटर्न में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, अगर कोई रिटर्न में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, साथ में ट्रांसफरी शुड बी टेकन द पोजेसन, उसको पोजेसन भी मिल गया है। ठीक है, अगर उस मतलब कि उस अगर मेरे पास कोई हाउस है, ठीक है, अब पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू मैंने किसी थर्ड पर्सन को मैंने वो ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है, मैंने रजिस्ट्री नहीं कराई है, बट पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू मैंने थर्ड पर्सन को वो ट्रांसफ़र कर दिया है। और कैसे ट्रांसफ़र किया है, तो रिटर्न में किया है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि वो उस घर में रहने भी लगा है, मतलब पोजीशन भी उसके पास आ गई, और साथ में कुछ ट्रांसफर हैज़ टू परफॉर्म और इज़ विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि उसमें कुछ कंसिडरेशन भी है, मतलब कि मैंने जो सेल किया है तो उसका कुछ मैंने कंसिडरेशन लिया है, कुछ पैसा लिया है उसका। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन अगर पूरी हो गई है तो उसको ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा, और वो टैक्सेबल ट्रांसफ़र होगा, चाहे रजिस्ट्री हो या नहीं हो। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है इसमें। Yes, sir. अब थर्ड स्पेशल केस क्या आता है, थर्ड स्पेशल केस हमारा है कि एनी ट्रांजेक्शन विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेदर बाई वे ऑफ बिकमिंग ए मेंबर ऑफ ए एक्वायरिंग शेयर और कोऑपरेटिव कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कई बार ये था ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो उसके जितने भी मेंबर हैं उसको वो हाउस अलॉट कर देती है, और हाउस अलॉट करने से क्या होता है कि वो उसके पास वो पोजीशन आ जाती है,
मान लो उसने 1 लाख रुपीज़ या 2 लाख रुपीज़ में मेंबरशिप ले ली कोऑपरेटिव सोसाइटी की, और उसने एक हाउस अलॉट कर दिया उस मेंबर को, और वो उसमें रह रहा है, और बाद में क्या हुआ कि वो मेंबर है वो अपनी मेंबरशिप है किसी थर्ड पर्सन को सेल कर देता है। तो थर्ड पर्सन को सेल करने से जो भी उसके पास पैसा आया, और फिर वो थर्ड पर्सन उस घर में रहने लगता है, तो उसमें क्या हुआ कि ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और इनेबलिंग द इंजॉयमेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर हुआ है, और कैसे ट्रांसफर हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू हुआ है कि शेयर अपना जो शेयर है वो अक्वायर करके या ट्रांसफर करके। तो इस वाले केस में भी वो टैक्सेबल ट्रांसफर माना जाएगा। और फोर्थ केस इसमें आता है मेच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। अगर जीरो कूपन बॉन्ड की अगर मेच्योरिटी भी हुई है या रिडम्पशन हुआ है, ठीक है, तो उसको भी कैपिटल ट्रांसफर मान लिया जाएगा। अब कुछ ट्रांसफर ऐसे होते हैं जो कैपिटल ट्रांसफर नहीं होते या टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं होते, जिसको नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। चलो इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इसमें जो फर्स्ट ट्रांसफर होता है उसमें होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट्स इन कैश और काइंड बाई ए कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन इज लिक्विडेशन। मान लो कोई कंपनी लिक्विडेट हो गई है, दिवालिया हो गई है, बंद हो गई है, ठीक है, तो उसमें जितने भी असेट्स बची हुई है, कैश बचा हुआ है, वो अगर कंपनी अपने मतलब कि मेंबर्स को देती है, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, तो कंपनी इज नॉट ब्रॉट टू कैपिटल गेन, मतलब कोई भी कैपिटल गेन राइज नहीं होगा, क्योंकि शेयर होल्डर बिकम द लीगल ओनर, क्योंकि जो शेयर होल्डर है वो लीगल ओनर बन जाते हैं उस प्रॉपर्टी के। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट्स इन कैश और काइंड बाई हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली। कई बार कोई भी फैमिली का बंटवारा हो जाता है, तो बंटवारा होने से क्या होता है, उसकी जितनी भी संपत्ति है आपस में बढ़ जाती है, तो उस वाले केस को भी हम नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर बोलेंगे, इसमें भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स इन काइंड ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कोई भी फर्म या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है उसका वो बंद हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है, डिजोल्व हो जाती है। तो ये एक्चुअल में ये रूल है, ये 31 मार्च 1987 तक ही था, इसको छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट आता है एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स अंडर ए गिफ्ट और ए विल और ए इरेवोकेबल ट्रस्ट। ठीक है, कोई भी कैपिटल असेट्स है वो हम किसी को अगर गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, या हम जायदाद के थ्रू अगर ट्रांसफर करते हैं या इरिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर माना जाएगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें ये एक्सेप्शन है कि ESOP ट्रांसफर, अगर मान लो कोई भी अगर कंपनी है वो अपने इम्प्लॉयज़ को शेयर ट्रांसफ़र करती है, शेयर मतलब कि एज ए गिफ्ट के रूप में देती है, तो वो टैक्सेबल ट्रांसफ़र माना जाएगा, ये इसका एक्सेप्शन है। उसके बाद एक नेक्स्ट आता है एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स बीइंग एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्थोलॉजिकल, साइंटिफिक और पार्ट कलेक्शन बुक्स, कोई भी बुक्स, कोई कलेक्शन, कोई स्क्रिप्ट हो, कोई ड्राइंग हो, कोई पेंटिंग हो, कोई फोटोग्राफ हो, प्रिंट हो, ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र करता है कोई भी, वो किसको ट्रांसफ़र करता है, गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी या नेशनल म्यूजियम या नेशनल आर्ट गैलरी, इनको कोई ट्रांसफ़र करता है, तो ये भी कैपिटल ट्रांसफ़र में कवर नहीं होगा। और लास्ट आता है एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर। अगर कोई भी बॉन्ड या डिबेंचर, ठीक है, वो ट्रांसफर हो रहे हैं, किस में ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म ऑफ इंडियन कंपनी इनटू शेयर और डिबेंचर, कोई भी शेयर और डिबेंचर में आपस में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस पर भी कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। और सबसे लास्ट में आता है बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, जो अमाल्गमेशन वाले जो रूल्स अप्लीकेबल होते हैं, कि कोई भी फर्म है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, वो कंपनी में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस वाले केस में भी कोई भी टैक्सेबल
पार्ट नहीं होगा, बट ये कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी आर ट्रांसफर्ड, मतलब कि कोई भी फर्म की, पार्टनरशिप की, एओपी की, बीओआई की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई हो, और ऑल पार्टनर्स आर शेयर होल्डर, कोई जितने भी पार्टनर उसके सारे शेयर होल्डर बन गए हो। उसके बाद पार्टनर्स गेटिंग शेयर ओनली, नॉट एनी अनदर बेनिफिट, उसके बाद कोई अदर बेनिफिट नहीं हो, बस ओनली बस शेयर वाला बेनिफिट हो। और टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ ऑल द पार्टनर इज मोर देन 50%, जितने भी शेयर होल्डर है उसके पास 50% ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो। द स्कीम ऑफ कन्वर्जन ऑफ एओपी बीओआई इनटू द कंपनी शुड बी अप्रूव्ड बाय द सेबी, ठीक है, सेबी के थ्रू ही अप्रूव हो, तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और ये कैपिटल ट्रांसफर या टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब बताइए कोई डाउट हो? मनीष जी, नहीं सर, कोई डाउट नहीं। इसके नोट्स आज मैं शेयर कर दूंगा आपको, थैंक यू सर। ठीक है ना? पीयूष जी, पीयूष जी सुन रहे हैं हमारी बात? चला गया मुझे। कोई डाउट है आपको किसी को? आज वैसे बहुत ही कम है, मुझे लगता है आज लोग शादी शुदी में, शादी सीजन चल रहा है ना। हाँ, आजकल वही शादी वाला सीजन चल रहा है। चलो चलिए फिर ठीक है, कल मिलते हैं फिर से कैपिटल गेन को लेके, फिर से डिस्कशन करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। एक्चुअल में कैपिटल गेन का जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है। अच्छा। हाँ, तो मैंने पहले ही बताया था 4-5 क्लासेज में हो गए, तो 3 क्लास तो हो गई इसकी, तो इसको देखते हैं अभी 2-3 क्लास में इसको कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं। सर कुछ फॉर्म का पता चला, ये जो भर रहे थे हम एग्जामिनेशन का अपनी? एग्जामिनेशन का फॉर्म का तो नहीं, आज तो चेक नहीं किया था मैंने। अच्छा, क्योंकि आया ही नहीं वो प्रीवियस ईयर डालने वाला ऑप्शन, अब तक नहीं आया। चलिए कल चेक करते हैं, हो सकता है आ गया हो, या हो ठीक सकता है, है कि मंडे को आए। ये भी हो सकता है, सही कह रहा चलो चेक कर लेंगे, वो तो अभी तो है टाइम उसमें। हूँ। ठीक है। चलिए, ओके, गुड नाइट फिर। ठीक है। ओके, बाय।